हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन पर। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का नया युग शुरू। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए क्या न्यूज़ है और इसे चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है और एक तरीके से देश के सभी नागरिकों को और वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज किया है कि भारत ने अपने सिविल न्यूक्लियर जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में प्रवेश कर लिया है, जो कि है सेकंड स्टेज। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो नाभिकीय कार्यक्रम या परमाणुवीय कार्यक्रम है, भारत उसके दूसरे चरण में पहुंच चुका है। और ये दूसरे चरण में पहुंचने की शुरुआत कैसे हुई है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइंड और निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो विकल्प कम फैसिलिटी पर है, उसने क्रिटिकलिटी को हासिल कर लिया है। क्या होती है ये चीज और प्रधानमंत्री ने क्यों अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी, आइए इसको समझते हैं। तो अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी, भारत के परमाणु यात्रा में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ा है। और प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल रिएक्टर है, जो भाविनी ने बनाया है, उसके साथ ही हमने इस चीज को अटेन किया है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र। ये वो व्यक्ति हैं होमी जहांगीर भाभा जी, जिन्होंने एक्चुअल में भारत के नाभिकीय या परमाणुवीय कार्यक्रम को डिजाइन किया था। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इंडिया के पास यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारे पास यूरेनियम के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि थोरियम, वो असीमित मात्रा में, असीमित मतलब बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व का 20% से ज्यादा थोरियम का भंडार भारत में है। केरल वगैरह जैसे जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, वहां पर थोरियम बहुत सारा हमारे पास है। तो होमी जहांगीर भाभा ने भारत का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए यूरेनियम के आयात पर निर्भर नहीं रहे और सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो। और वो प्रोग्राम कब हो पाएगा सेल्फ सफिशिएंट भारत, जब हम थोरियम पर आधारित हमारा क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। तो 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3rd स्टेज पे जाके भारत थोरियम को यूज कर पाएगा। 2 दिन पहले हम 2nd स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अगर भारत 3rd स्टेज तक पहुंच जाता है, उम्मीद है जल्दी पहुंच जाएगा आने वाले कुछ वर्षों में, तो आने वाले 500 से 700 वर्षों तक भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है, जो एनर्जी की नीड्स हैं, वो पूरी हो जाएंगी। हम जो हैं हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी देश के आयात पर, इंपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या है वो 3 स्टेज। पहली स्टेज जो है उसको कहा जाता है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये ऐसे नाभिकीय संयंत्र हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिनमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के तौर पर प्रयोग में लिया जाता है। इसमें जब पूरा का पूरा रिएक्शन होता है, चैन चलती है, तो लास्ट में हमको प्लूटोनियम मिलता है। और प्लूटोनियम जो है वो अगली स्टेज के लिए एज ए इनपुट यूज में आता है। तो सबसे पहले फ्यूल क्या था, प्राकृतिक यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, जो हम आयात करते हैं क्योंकि इतना हमारे पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से, कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज से, वहां से हमको स्पेंट फ्यूल से मिलता है प्लूटोनियम, जो किस में यूज आएगा, 2nd स्टेज में। तो 2nd स्टेज कहलाता है FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहां पे हम पहुंच गए हैं 2 दिन पहले, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो पहली स्टेज से हमको प्लूटोनियम मिला, वो ईंधन के तौर पर यूज में आता है। इसकी खास बात क्या है, ये जो नाभिकीय संयंत्र हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये जितना ईंधन यूज में लेते हैं उससे ज्यादा क्या करते हैं, फ्यूल जनरेट कर देते हैं, उससे ज्यादा ईंधन यहां से पैदा हो जाता है। और कल्पकम जो इंडिया का फैसिलिटी है, वहां पर
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने बना दिया है, भाविनी जो हमने पीछे पढ़ा था, और यहां से ग्राउंड वर्क यानी कि आधारशिला तैयार हो गई है तीसरी स्टेज में जाने की, जो कि फाइनल स्टेज है। और थर्ड स्टेज क्या है? थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। ये किसको ईंधन के तौर पे यूज में लेंगे? थोरियम को। और हम यहाँ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि थोरियम हमारे पास अनलिमिटेड इन द सेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यहां से पूरी हो जाएगी। ये जो स्टेज है यूरेनियम 233 जो कि स्टेज सेकंड में है, इसको यूज करेगा, और थोरियम जो कि बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है, और वो उसको हम बेसिकली पूरा का पूरा रिएक्टर थोरियम के इर्द गिर्द बना देंगे। और भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं इससे क्या हो जाएंगी? एक तरीके से एनर्जी नीड्स हमारी सिक्योर हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। हम किसी भी दूसरे देश पर यूरेनियम के आयात के लिए जो अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, थोरियम के लिए नहीं है। जैसा मैंने कहा, विश्व का 20% से अधिक थोरियम भारत के पास है, और अगर हमारे नाभिकीय संयंत्र थोरियम बेस्ड हो गए तो फिर भारत के मजे ही मजे हैं, बल्ले बल्ले है। पैसा भी बचाएगा। सबसे बड़ा फायदा आप देख सकते हैं, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऊर्जा पर डिपेंडेंट है। ऐसे में ऊर्जा को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आप इसको पर्यावरण के लिए काफी सेफ मान सकते हैं। दूसरा, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये 24/7 नाभिकीय संयंत्र काम करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है तो दिन के टाइम यूजुअली आप मौसम पर थोड़ा आधारित हो जाता है, लेकिन ये 24/7 चलता है, लाइफ टाइम है। और इंडिया अगर इसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, थोरियम पर हम पहुंच जाए रिएक्टर पर, तो फिर इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की हमारी आवश्यकता हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है। भारत की अगर अपन वर्तमान स्थिति देखें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो स्थापित क्षमता है भारत की, वो 8.78 गीगावाट है। ध्यान रखिएगा, ये भारत की टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी भारत पैदा कर रहा है उसका लगभग 3.1% है 2024-25 में। भारत सरकार ने इसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से विस्तारित करने का भी जो है प्लान बनाया हुआ है। 3 गुना इसको बढ़ाना है आने वाले वर्षों में, और आप देखेंगे 2031-32 तक ये 8.78 से बढ़कर 22.38 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, भारत इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी कर रहा है, साइन कर रहा है एग्रीमेंट्स 18 देशों के साथ। लॉन्ग टर्म मिशन इंडिया का क्या है? हमारी जो दीर्घकालीन योजना है वो आप देखेंगे तो 100 गीगावाट नाभिकीय पावर जनरेशन तक हमें पहुंचना है 2047 तक। 2047 तक हमें क्या करना है? 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी तक पहुंचना है, जो भी 8.78 गीगावाट है। यानी कि आने वाले 21 वर्षों में हमें इसे लगभग 11.5 गुना करना है, और ये पॉसिबल है। और ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी सरकार की तरफ से बहुत आए हैं। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी इंडिया खूब बना रहा है, और एक एक्ट भी पारित हुआ है, शांति एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये शांति का फुल फॉर्म है। ये एक्ट क्या करता है? भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो विधिगत ढांचा है, उसको आधुनिक करता है, मॉडर्नाइज करता है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, निजी भागीदारी को भी बढ़ाता है, लेकिन उसके ऊपर निगरानी के साथ। तो इंडिया बहुत क्रिटिकल स्टेज में आ गया है। हम सेकंड स्टेज में आ गए हैं नाभिकीय कार्यक्रम के, और आने वाले कुछ वर्षों में उम्मीद है हम जल्द ही थर्ड स्टेज पर आकर पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये वो आप देख सकते हैं कल्पकम वाला PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्लांट है तमिलनाडु में। ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ टाइम पहले वो जो भाविनी है उसके मॉडल को देख के आए थे। ये भाविनी वाला पीछे आप देख सकते हैं जो बॉक्स में बना हुआ है, ये पावर प्लांट का मॉडल है। आप देख सकते हैं इंडिया में आज की तारीख में कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर ऑपरेशन हैं। तो राजस्थान के कोटा का है रावत भाटा, काकरापार गुजरात का है, तारापुर महाराष्ट्र, कायगा कर्नाटक, मद्रास का कल्पकम, कुदनकुलम का तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। और RS 2024 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, आपको बताना था कौन सा रॉन्ग मैच है, और काकरापार वाला ऑप्शन उसमें गलत दे रखा था।
तो आने वाला वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशंस के नाम लिखिए। मैंने ये भी कहा था किसके लिए चलाए गए वो भी बताइएगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन के नाम लिखें। सबसे बेहतर आंसर सपना बख्शी जी का है। ऑपरेशन सिंधु लिखा है इन्होंने ईरान से बचाने के लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आ गया था उसमें रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है वो स्पेशल फ्लाइट्स इजराइल हमस का जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो सिविल वॉर हो गया था उसके लिए। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में, टर्की का नाम तुर्की हो गया है उसमें, और सीरिया में जो भूकंप आ गया था उसके लिए। बहुत अच्छा आंसर है। अलग अलग क्षेत्र से जो अलग अलग टाइम पे इन्होंने रेस्क्यू मिशंस चलाए। आज का जो हमारा एपिसोड है इसके ऊपर आधारित मेरा प्रश्न है, भारत के एनर्जी बास्केट के बारे में बताइए। इसका मतलब ये होता है कि भारत में ऊर्जा के स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं और भारत की कुल स्थापित क्षमता में किसका कितना योगदान है। सौर ऊर्जा वगैरह जिनको अपन रेन्यूएबल एनर्जीज कहते हैं, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा, इनका कितना शेयर है, कोल आधारित ऊर्जा का कितना शेयर है, नाभिकीय ऊर्जा का कितना शेयर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जो आंसर मुझे सबसे बेहतर और प्रभावी लगा उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आरएस जंक्शन सीरीज आपको पसंद आ रही हो और एग्जाम्स की तैयारी में किसी भी तरीके से मदद कर रही हो तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आरएस जंक्शन के एपिसोड्स को अपने एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।